हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। मैं हूं अभिषेक मौर्य और यहां पे हम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें आपको नीट और एम्स लेवल की जो बायोलॉजी है उसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक के लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस किया है प्लांट किंगडम को। जो लेटेस्ट हम वीडियो को डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको प्लांट किंगडम में एक उसका ग्रुप एल्गी को और एल्गी के सारे डिटेल जो आपके सिलेबस में है उसको डिस्कस किया गया। किसी भी जब हम पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में तो उसमें क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, वो जैसा मैंने आपको समझाया कि उसमें आपसे उसकी जनरल फीचर, उनके मॉर्फोलॉजी, उनका हैबिटेट है ना, और उनकी कोई अगर उनका रिप्रोडक्शन और उनका कोई इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है तो उसको, और लास्ट वन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आज का जो लेक्चर होगा वो एल्गी के बाद अब हम नेक्स्ट वन को पढ़ेंगे, वो है ब्रायोफाइटा। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ कवर करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको एक पैटर्न का पता चल गया है एक ग्रुप की स्टडी से, तो यहाँ आपका थोड़ा इजी होगा यहाँ डिस्कशन। देखिए, जैसे जो ग्रुप ब्रायोफाइटा है इससे रिलेटेड पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है उसे देखिए। ब्रायोफाइटा पहले जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक्चुअल में ऐसे ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखिए, कोई भी जो हमारी अर्थ पे जो हैबिटेट है, जो इकोसिस्टम है, वो दो तरीके का है। एक ये लैंड पे जिसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, दूसरा वाटर में जिसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है, ठीक है, या फिर वो लैंड पे, या फिर इसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है। लाइफ की जब स्टार्टिंग हुई, लाइफ का जब शुरुआत हुआ तो पहले एक्वेटिक हैबिटेट में हुआ और उसमें भी पहले प्लांट आए, इसके बाद एनिमल का एवोल्यूशन हुआ। प्लांट किंगडम जो है वो प्रिमिटिव है एनिमल किंगडम से। पहले प्लांट किंगडम आया, उसके बाद जो है एनिमल किंगडम का एवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ प्लांट किंगडम में जो पहला ग्रुप आपने देखा एक्वेटिक प्लांट का, वो हमने पढ़ा, वो पानी में अपनी ज़िंदगी को पूरा करते थे, डिफरेंट नेचर के एल्गी। इसके बाद पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप आते हैं। ये टेरेस्ट्रियल ग्रुप यहाँ कहीं इनका लोकेशन है, जिसे आप बोलते हैं ब्रायोफाइटा। यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि इनका जो लाइफ है वो वाटर और लैंड दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, डायरेक्ट एक्वेटिक स्पीसीज से टेरेस्ट्रियल स्पीसीज का एवोल्यूशन नहीं हुआ है, बल्कि एक्वेटिक स्पीसीज जो है उससे पहले एम्फीबियन स्पीसीज हुआ है। जैसे आप एनिमल में देखते हैं तो आप जो है एम्फीबियन, जैसे फ्रॉग की स्टडी करते हैं तो एम्फीबियन नेचर का एवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही यहाँ पे एम्फीबियन प्लांट का एवोल्यूशन हुआ। एम्फीबियन प्लांट में एम्फीबियस नेचर क्या है वो हम आगे देखेंगे जब इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली इनके लाइफ में जितना ज़मीन का इम्पोर्टेंट है, जितना लैंड का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक्वेटिक हैबिटेट या वाटर का इम्पोर्टेंस है। बेसिकली जो वाटर का इम्पोर्टेंस है वो यहाँ रिप्रोडक्शन के लिए होता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ना दो तरीके के, मैंने आपको बोला था, जो ऑर्गेनिज्म है इसकी जो बॉडी है इसमें दो तरीके के फीचर होते हैं। एक आपको बोला था रिप्रोडक्टिव फीचर और दूसरा आपको बोला था वेजिटेटिव फीचर, ठीक है। वेजिटेटिव या एनिमल होगा तो इसको ही हम बोलते हैं सोमैटिक फीचर। तो जो रिप्रोडक्टिव फीचर है इसे हम हायर ग्रेड का फीचर मानते हैं।
ठीक है। और उसके कंपैरिजन पे ये जो है इसे हम लोअर ग्रेड का फीचर मानते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप ये समझ नहीं पाएंगे। जैसे बात ये है कि जब एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट को चूज करता है, उसे रहना कहाँ है। नेचर ने हर किसी का हैबिटेट फिक्स कर रखा है, तो उनका जो हैबिटेट है उससे मिलते जुलता ही इनका रिप्रोडक्शन होगा और इनका वेजिटेटिव नेचर होगा। वेजिटेटिव नेचर कभी कभी जो है ये जो है अपने माहौल के अकॉर्डिंग ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ये काफ़ी चेंज होता रहता है, जबकि रिप्रोडक्टिव नेचर में जल्दी चेंज नहीं आता है। इसे कंट्रोल करता है जर्म प्लाज्म, ठीक है। एक थ्योरी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, और इसे जो है ये जो आपका वेजिटेटिव है इसे सोमैटिक प्लाज्म जो है ये इसे कंट्रोल करता है। तो इनहेरिटेंस जो होता है, जो फीचर हैं वो जर्म प्लाज्म के ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिलहाल आपको यहाँ यही याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव फीचर जिसका जहाँ मिलेगा, या रिप्रोडक्टिव फीचर को जब हम क्लासिफिकेशन या एवोल्यूशन में देखते हैं तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव या सोमैटिक फीचर को। तो यहाँ इन्हें एम्फीबियन कहने की मेन वजह ये थी कि इनके रिप्रोडक्शन में इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये बाकी के टाइम जो है इनकी बॉडी एडॉप्टेड है, ये ज़मीन पे अपने लाइफ को बिता सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनके कंपल्सन है कि इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर की डिपेंडेंसी होती है। ठीक यही आर्गुमेंट जो है एनिमल किंगडम में भी लागू होगा। जब वहाँ भी आप एम्फीबियन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भी रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी वजह से ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे एक टर्म होता है, जैसे देखिए मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि ब्रायोफाइटा पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट, आप सीधे रट्टा मार सकते थे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो ये सब है, जिससे ये फैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा से याद रहे, इसलिए मैं इस वे में बता रहा हूँ। और इन्हें एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, एम्फीबियन होने का इम्पोर्टेंस क्या है। जब यहाँ एक एम्फीबियन हो गया तो इसके बाद एक ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट आएगा। जो ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनमें हम इंक्लूड करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, ठीक है। इसके अलावा जो ये ब्रायोफाइट है और दूसरा ग्रुप होगा टेरिडोफाइट, इन दोनों को हम एम्फीबियन ही मानते हैं। आर्गुमेंट सेम होगा कि दोनों को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड्स होती है, यानी दोनों का रिप्रोडक्शन वाटर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम इससे भी आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि ब्रायोफाइटा एक टेरेस्ट्रियल ग्रुप है, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जैसे एल्गी एक्वेटिक थे और ये टेरेस्ट्रियल है। अब यहाँ पे इनके हैबिटेट पे आ जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जैसा कि इनके एम्फीबियन नेचर से पहले से ही ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब ये एम्फीबियन नेचर के हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जगहों पे होगा जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी और लैंड की अवेलेबिलिटी दोनों हो। इसका मतलब है कि ज़्यादातर ये जो है मॉइस्ट हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सैडी प्लेसेज जहाँ पे सैडो पड़ रही हो, जहाँ पे वाटर का इवेपरेशन ज़्यादा ना हो रहा हो वहाँ पे, और जहाँ पे कम से कम रिप्रोडक्शन के लिए वाटर अवेलेबल हो, वो जगहें जो है उन जगहों पे ये ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। जनरली ऐसी जगहें कम है। देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे ज़मीन पे जो पानी है ना उसकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड है। जैसे पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हम एज ए ह्यूमन हमने टेक्नोलॉजी के बेस पे, जैसे आपको पानी कैसे मिलता है, आपको अगर पानी पीना है तो आप जो है किसी रूरल एरिया में हैं तो वहाँ पे आप ट्यूबवेल को यूज करते हैं। पुराने समय में आप वेल को
कुएं को यूज करते थे, तालाब को यूज करते थे, है ना, किसी भी वाटर सोर्स को यूज करते थे या टेक्नोलॉजी को यूज करते थे कुएं से पानी निकालने के लिए। इस वजह से आपको हमेशा पानी मिल जाता है। लेकिन एक एनिमल को पानी कैसे मिलता है? तो एक एनिमल या प्लांट किस वाटर सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं? या तो वो बारिश पे, जो नेचुरल जो सोर्स है उस पे डिपेंडेंट है, तो बारिश तो हमेशा होती नहीं है, वो सीजनल एक्टिविटी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में होती है, बाकी समय ड्राई सीजन होता है। तो वो जो है पानी को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़मीन पे बहुत लिमिटेड है। पानी इतने प्लेंटी आप अवेलेबल नहीं है जैसा कि एक्वेटिक हैबिटेट में है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म पानी के लिए इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे एज ए ग्रुप ब्रायोफाइटा, जिसमें रिप्रोडक्शन पानी के लिए इतना ज़रूरी है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन पानी वाले कंडीशन में ही होता है। उससे दूर नहीं हो सकता है। जैसे आप एक फ्रॉग को देखते हैं तो वो तालाब के किनारे ही होता है, उससे दूर नहीं जा सकता। लेकिन उससे ऊपर के ग्रुप में अगर आप रेप्टाइल को जाएं तो वो डेजर्ट में भी रह लेते हैं, वो सेमी एक्वेटिक कंडीशन में भी रह लेते हैं, इवन एक्वेटिक कंडीशन में क्रोकोडाइल भी रह लेता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बार बार आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको याद रखने की उसमें जो याद रखने की चीज़ है कि अगर आप ये समझ पाएँ कि ऑर्गेनिज्म का फीचर क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिज्म होगा कहाँ। ये बातें अभी हो सकता है आपको पूरी ना समझ में आए, धीरे धीरे समझ में आएगी। फिर भी मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है आपका दिमाग जो है इस तरीके सोचने के लिए अडॉप्ट हो सके। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए कि एम्फीबियन माहौल में ये होंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि तुरंत ही हम आ जाते हैं इनमें मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी एक टर्म हमेशा यूज किया जाएगा। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे हेप्लॉइड होती है, हेप्लॉइड सेल से बनी होती है, यानी कि ये गेमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी यहाँ जो डोमिनेंट फेज है वो गेमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी से हमारा मतलब होता है वेजिटेटिव बॉडी, ठीक है, वेजिटेटिव बॉडी। जो वेजिटेटिव फेज है बॉडी की, वो जो है हेप्लॉइड सेल से बनी हुई बॉडी होती है और गेमेटोफिटिक स्टेज को प्रेजेंट करती है। यहाँ पे बॉडी में जो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, लेकिन एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे एल्गी में जो बॉडी थी वो जस्ट मल्टी सेलुलर थी, मतलब बहुत प्रिमिटिव टाइप के टिश्यू थे। यहाँ पे बॉडी उनसे थोड़ा डेवलप है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में आपको दो ग्रुप पढ़ना है। जैसे एक ग्रुप पढ़ना है लीवरवर्ट्स और दूसरा आपको पढ़ना है मॉसेज, ठीक है। इसमें जो लीवरवर्ट्स है ये इंफीरियर ग्रुप है और जो मॉस है ये सुपीरियर ग्रुप है। ऐसा क्यों है ये मैं भी आपको बताऊंगा। लीवरवर्ट्स का जो नेम है वो लीवर से इसकी शेप की सिमिलरिटी की वजह से है, यानी इसका शेप लीवर के शेप जैसा होता है। और लीवर का शेप कैसा होता है? फिक्स नहीं होता। तो लीवरवर्ट्स की अगर हम बॉडी को बना रहे हैं तो ये कोई भी स्ट्रक्चर लीवरवर्ट्स की बॉडी को दिखा रहा है, ठीक है। कैसे भी आप शेप बना दीजिए, लीवर का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गई जो यहाँ मेन प्लांट बॉडी है। ये इसकी वेजिटेटिव बॉडी है, इसका मतलब न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ग्रीन होती है ताकि फोटोसिंथेसिस कर पाए, और इसके सरफेस से कई सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रूट नहीं है, इन्हें रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनकी मेन वजह क्या है कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है। अभी भी ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल का एवोल्यूशन नहीं हुआ है। वेस्कुलर बंडल पहली बार टेरिडोफाइटा में आते हैं। तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अगर आपसे नॉन वेस्कुलर प्लांट पूछा जाए तो आप जो है ब्रायोफाइटा और एल्गी को इंक्लूड करेंगे, दोनों जो है नॉन वेस्कुलर हैं,
ठीक है। तो यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इस तरीके से ये इसका थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, लेकिन मॉस में ये स्ट्रक्चर इससे डेवलप होता है। यहाँ पे जो आपका बुक में डायग्राम है उसमें इस तरीके से इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जोड़ दिया गया है, जो दो तरीके की हो सकती है। जैसे एक मेंशन है आर्चिगोनियम, ठीक है, आर्चिगोनिया या प्लूरल, आर्चिगोनियम सिंगुलर, यानी ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो अगर ये फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस करने वाला है, ये जो बाद में यहाँ से डेवलप होगा, तो यहाँ पे आर्चिगोनियम होगा। और अगर ये जो है ये दूसरा मान लीजिए थैलस है, ठीक है, ये इससे निकले हुए ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें राइजोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, राइजोइड्स भी बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो दूसरा जो ये है दूसरा सेक्स, इसमें जो है एक दूसरी स्ट्रक्चर होगी जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे और थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये लीवर बर्ड्स का है। लीवर बर्ड्स का एक एग्जाम्पल आपको मेंशन किया गया है, रिक्सिया मार्केंसिया। मार्केंसिया बेसिकली है, तो आप मार्केंसिया को ही मान लीजिए। तो यहाँ मेन प्लांट बॉडी ये हो गई जो थैलस फॉर्म में है, एक मेल एक फीमेल, जो गेमेटोफिटिक स्टेज को दिखा रही है। आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एक फीमेल गेमेट है, इसके अंदर बहुत सारे मेल गेमेट होंगे। जो गेमेटोजेनेसिस है वो ऊगैमेट्स टाइप की है, यानी यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ सेक्स में बेटर जो है मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग, यहाँ अलग अलग मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे जब आप एल्गी को पढ़ रहे थे तो एल्गी में जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, जैसे स्पायरोगायरा की एक बॉडी है, इस बॉडी में इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं था कि इसमें वेजिटेटिव सेल कौन सी थी और रिप्रोडक्टिव कौन सी थी। जैसे अगर इस सेल को हम वेजिटेटिव माने तो ज़रूरत पड़ने पे यही जो है गेमेट का भी प्रोडक्शन कर सकती थी। तो इस बात को हम बोलते हैं कि एल्गी में कोई भी क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था बिटवीन रिप्रोडक्टिव बॉडी एंड वेजिटेटिव बॉडी, यानी वेजिटेटिव बॉडी ही रिप्रोडक्टिव बॉडी का काम करती थी। तो इसको हम बोलते हैं जो थैलस था उसमें डिफ्रेंशिएशन बहुत कम था, उसमें न तो मार्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन था और ना ही फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे वही बॉडी जो वेजिटेटिव फंक्शन कर रही है वही गेमेट प्रोड्यूस करती थी, रिप्रोडक्टिव बॉडी बन जाती थी। लेकिन जैसा आपको पता है कि एल्गी से जो सुपीरियर ग्रुप है वो ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा में एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायर कैरेक्टरिस्टिक्स आई है कि यहाँ आप देखिए ये जो थैलस स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, ये थैलस स्ट्रक्चर इसकी वेजिटेटिव बॉडी है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो बाद में डेवलप हो रही हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ये रिप्रोडक्टिव बॉडी है। तो बॉडी में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, यानी रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग है और वेजिटेटिव बॉडी अलग है। वेजिटेटिव बॉडी जस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है रिप्रोडक्शन यानी गेमेटोजेनेसिस और फ्यूजन ऑफ गेमेट्स को के लिए डिफ्रेंशिएटेड होती है। तो यहाँ पे आप देखिए मॉर्फोलॉजिकली ये जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है ये वेजिटेटिव बॉडी से अलग है, और फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन वाइज भी जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो वेजिटेटिव बॉडी से अलग है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लेवल पे डिफ्रेंशिएशन है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है। इसका मतलब है ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। इसका मतलब है कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रायोफाइटा ग्रुप है वो एल्गी ग्रुप से ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था
कि एवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसी के थ्रू आप जान पाएंगे कि कौन सा ग्रुप एडवांस है और कौन सा ग्रुप इंफीरियर है, वो एवोल्यूशन दिखते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही जिन्हें हम बोल रहे हैं इन बॉडी का डिफ्रेंसिएशन होना, यही फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर है। और इनके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता तो उसी को हम बोलते फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसमें और आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो, तो यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस कैसी हुई। गेमेटोजेनेसिस आपको 3 तरीके की बताई थी, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, एनुगेमी। यहाँ पे इन टेरेस्ट्रियल प्लांट में यानी ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक गेमेटोजेनेसिस हमेशा ऊगैमस टाइप होगी। ऊगैमस में क्या होता है, एक सिंगल फीमेल गेमेट्स बनता है नॉन मोटाइल और मेल गेमेट्स होता है मोटाइल। मेल गेमेट को कैरी करने वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेल सेक्स आर्गन है, फीमेल को कैरी करने वाला फीमेल सेक्स आर्गन है। यहाँ पे जो सेक्स आर्गन है उनके चारों तरफ कवरिंग है, इसे बोलते हैं जैकेटेड सेक्स आर्गन, यानी सेक्स आर्गन कवर किया गया। कवर किस लिए किया गया है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। ये एक टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए ये प्लांट टेरेस्ट्रियल हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ से मैच्योरिटी में मेल गेमिट रिलीज होते हैं और ये फीमेल गेमिट तक पहुँचते हैं और फिर इसे फ्यूज कर देते हैं। जब ये इसे फ्यूज कर देंगे तो जैसे ये है आपका फीमेल थैलस, ठीक है, ये फीमेल थैलस है और ये इसकी आर्चिगोनियम है और यहाँ पे ये जो है फर्टिलाइज जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 2n। जैसे गेमेटोजेनेसिस में जो गेमिट होंगे वो हैप्लॉइड नंबर के होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। यहाँ गेमिट का प्रोडक्शन कैसे होगा, जैसे मेन प्लांट बॉडी मैंने पहले ही आपको बताया कि ये गेमेटोफिटिक जनरेशन में है, हैप्लॉइड है, तो जाहिर सी बात है कि गेमेटोजेनेसिस कैसे होगा, थ्रू माइटोसिस होगा। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना, जैसे ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, पेरेंट बॉडी से ये जो है ये आर्चिगोनियम निकली है, तो इससे गेमिट कैसे बने होंगे, n नंबर की सेल से n नंबर की सेल बनने के लिए माइटोसिस डिवीजन हुआ होगा। तो ध्यान रखना आपको, एल्गी में और ब्रायोफाइटा में गेमेटोजेनेसिस माइटोसिस के थ्रू होती है। जरूरी नहीं है कि गेमेटोजेनेसिस मियोसिस के थ्रू हो, बस इतना जरूरी है कि गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड से जब हैप्लॉइड बनना है तो जाहिर सी बात है माइटोसिस